नमस्कार। नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण एक बार पुनः चर्चा में आ गया है। कारण यह है कि वर्ष 2016 में जब यह नोटबंदी की गई थी तो उस समय इसके विरोध में उच्चतम न्यायालय में कुछ याचिकाएं दर्ज की गई थीं। उन याचिकाओं पे जो सुनवाई उस समय तो हुई, एक सुनवाई हुई, किंतु उसके अगले 6 वर्षों तक इस पर सुनवाई नहीं हुई थी। किंतु पुनः अब यह सुनवाई उच्चतम न्यायालय में आरंभ हो गई है और इसलिए इस विषय पे चर्चाएं धीमे धीमे होने लगी हैं और जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ती जाएगी स्पष्ट है और निश्चित है कि इस पर चर्चाएं और भी गर्म होती जाएंगी। तो ये स्पष्ट है कि यह एक बड़ा ही अहम और महत्वपूर्ण विषय और मुद्दा बनने जा रहा है कई सारे मंचों पर। तो इस पर चर्चा करना एक बड़ा ही निर्णायक और बड़ा ही अहम ये विषय है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो इस बार जो इस पर सुनवाई आरंभ हुई उसमें जो एक मुख्य याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से पी चिदम्बरम जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री हैं और उच्चतम न्यायालय के एक वकील भी हैं, उन्होंने अपने कई सारे तर्क रखे और दूसरी तरफ भारत सरकार के जो कानून के जो अधिकारी हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी अपना तर्क रखना आरंभ किया। किंतु ये सब कुछ समझने के पहले कि ये क्या तर्क थे और वो क्या मुद्दे हैं जिन पर ये सुनवाई हो रही है नोटबंदी से लगा हुआ, हमें यह जानना आवश्यक है कि 2016 में उच्चतम न्यायालय ने क्या मुद्दे तय किए थे जिन पर यह सुनवाई होगी या जिस पर न्यायालय में चर्चा की जानी चाहिए, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने उस समय कहा था। तो जैसा कि आपको याद होगा, वर्ष 2016 में 8 नवंबर के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया और यह कहा कि 500 रुपये और 1000 के जो नोट हैं उन तमाम नोटों को रद्द किया जाता है। और उसके बाद से कई सारी चीज़ें और कई सारी चर्चाएं आरंभ हो गई थी। उस रद्दीकरण या उस नोटबंदी या उस विमुद्रीकरण के बाद उच्चतम न्यायालय में विवेक नारायण शर्मा ने एक याचिका दायर की और कहा कि यह नोटबंदी जो है यह गैर कानूनी है, यह असंवैधानिक है। तो उस पर उस समय एक सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने 9 ऐसे आयाम या मुद्दे या विषय तय किए इस नोटबंदी से के संबंधित, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस पर ही न्यायालय में चर्चा होगी, इन 9 विषयों पर चर्चा होगी। अब ये 9 विषय क्या थे उस समय जिस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस पर चर्चा होगी और जिस पर अब चर्चा आरंभ हो गई है। यह जो 9 विषय थे उनमें पहला विषय था कि क्या यह नोटबंदी आरबीआई एक्ट 1934 के कुछ धाराओं को, कुछ सेक्शंस को उल्लंघित करता है या नहीं करता है, उनका उल्लंघन करता है अथवा नहीं करता है। ये जो आरबीआई एक्ट के जो ये सेक्शंस थे उनमें जो पहला सेक्शन जो काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन था, जो धारा थी, वह था 26। यह इसलिए महत्वपूर्ण था कि नोटबंदी या विमुद्रीकरण की जो प्रक्रिया होगी उसकी हल्की सी झलक उस सेक्शन 26 में, आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26 में मिलती है। इसके अलावा जो दूसरे सेक्शंस थे जिनके बारे में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इन पर भी चर्चा होनी चाहिए, वो सेक्शन थे सेक्शन 7, 17 और 23, 24, 29 और 42। ये सारी जो धाराएं थी वो धाराएं भी कहीं ना कहीं विमुद्रीकरण या नोटबंदी से जुड़ती थी या उससे संबंधित थी। इसमें था कि आरबीआई का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या होगा, आरबीआई के काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या भारत सरकार का कुछ दखल है या नहीं है आरबीआई के प्रबंधन में। ये सारी धाराएं थीं जो कहीं ना कहीं जाकर विमुद्रीकरण या नोटबंदी के विषय से लगती हैं या जुड़ती हैं। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो दूसरा मुद्दा है जिस पर यह चर्चा होनी चाहिए वो ये मुद्दा है कि क्या नोटबंदी संविधान के अनुच्छेद 300A को भी उल्लंघित करता है या उसका उल्लंघन करता है अथवा नहीं। अब यह
अनुच्छेद 300 क्या है संविधान का, तो यह अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को उसकी जो संपदा है उससे वंचित नहीं किया जा सकता है, उसकी जो संपत्ति है उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। उससे वंचित तभी किया जा सकता है जब उसको यह वंचित करना किसी स्थापित कानून या कानूनी प्रक्रिया के तहत हो, अथवा नहीं किया जा सकता है। और चूंकि ये जो नोट हैं, ये जो करेंसी है, यह प्रत्येक व्यक्ति का जिसके पास है ये उसकी संपत्ति है, तो यह नोटबंदी क्या संपत्ति से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है, क्या इस धारा का उल्लंघन है या नहीं है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जो कि आरबीआई ने इसका उल्लंघन किया अथवा नहीं किया, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा। जो तीसरा मुद्दा था वो ये मुद्दा था जिस पे चर्चा होनी चाहिए, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा, वो यह था कि यह नोटबंदी क्या समानता के अधिकार, जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, समानता का अधिकार कि कानून के समक्ष सभी समान हैं संविधान के अनुच्छेद 14 में, और विभिन्न स्वतंत्रताओं का अधिकार कि हम देश में कहीं भी घूम सकते हैं, ये स्वतंत्रता है, या अन्य कई सारी स्वतंत्रताएं हैं जो अनुच्छेद 19 में दी गई हैं संविधान के। तो ये जो दो मौलिक अधिकार हैं, क्या उनका भी हनन हो रहा है अथवा नहीं, किसी न किसी तरीके से। अगर हमारे पास नोट ही नहीं है तो हम देश में भ्रमण नहीं कर सकते हैं, तो एक तरीके से भ्रमण करने की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या यह हनन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इस पर भी हमें देखना होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक और मुद्दा है जिस पर हमें ये चर्चा करनी होगी, और वो है कि क्या नोटबंदी प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार, जीने के अधिकार, जीवन का जो अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है, क्या उसका भी हनन है अथवा नहीं है। वह संभवतः इसलिए कि अगर आप विशेषकर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो एक नोटबंदी के बाद जो एक सीमा तय कर दी गई थी कि प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक दिन आप इतना ही धन, इतना ही नोट जो है, इतना ही पैसा आप अपने एटीएम से निकाल सकते हैं, उस नोटबंदी के बाद कुछ समय तक यह सीमा लागू रही थी। तो ऐसा उच्चतम न्यायालय का कहना था कि अगर इस तय सीमा से ऊपर हमें अपना ही पैसा निकालने की आवश्यकता पड़ जाती है इस अपने जीवन को चलाने के लिए किसी वजह से, किसी आवश्यक वजह से, और हम पैसा नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि यह सीमा तय की गई है पैसा निकालने की, तो उसकी वजह से हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो इस तरीके से क्या यह जो सीमा तय की गई नोटबंदी के बाद, वह सीमा क्या हमारे जीवन के अधिकार का, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है अथवा नहीं। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि जो एक दूसरा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि एक क्षण के लिए अगर यह मान लें कि यह नोटबंदी जो थी वो बिल्कुल उचित थी और कानूनी थी और संवैधानिक थी, तो क्या इसकी जो प्रक्रिया थी वह उचित थी अथवा नहीं, जो प्रक्रिया थी वह कानून सम्मत थी अथवा नहीं, हमें यह भी देखना होगा। इसके बाद उच्चतम न्यायालय यह भी कहता है कि एक और जो विषय है, जो मुद्दा है, वह है कि अगर मान लीजिए यह धारा, आरबीआई एक्ट की धारा 26 अगर आरबीआई को या भारत सरकार को यह अधिकार देती है कि वो एक पल में सभी नोटों को रद्द कर दे, तो क्या ऐसा नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा ही अधिकार दे दिया गया है किसी एक संस्था को, आरबीआई को या भारत सरकार को? क्या यह कुछ खतरनाक नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि क्या यह अधिकार जो अगर दिए गए हैं 26 में, सेक्शन 26 में आरबीआई एक्ट के, तो वो कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है और बहुत खतरनाक तो नहीं है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या न्यायपालिका को भी यह अधिकार है अथवा नहीं कि वह कार्यपालिका यानी सरकार के इन आर्थिक कदमों, जो आर्थिक नीतियां बनाने का जो सरकार का अधिकार है या जो उसका कार्य है, उस कार्य की देख रेख क्या वो सही अथवा नहीं है, यह देखने का अधिकार, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं अंग्रेजी में, यह क्या न्यायपालिका को है अथवा नहीं, और अगर है भी तो किस सीमा तक है। तो बड़ी ईमानदारी से उच्चतम न्यायालय ने यह भी एक मुद्दा तय किया कि क्या उसका अधिकार है अथवा नहीं कि वो इन विषयों पर ताक झांक कर सके। और इसके बाद जो एक अगला मुद्दा था वो ये मुद्दा था कि क्या राजनीतिक दलों को भी नागरिकों की तरह उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत
जाकर यह कहने का कि सरकार के किसी कदम को आप रोकिए, एक रिट आप निर्गत कीजिए, एक रिट निकालिए और सरकार को किसी कदम के लिए रोकिए या किसी कदम के लिए कहिए, ये जो नागरिकों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में, यह अधिकार क्या राजनीतिक दलों को भी है अथवा नहीं है। एक आखिरी मुद्दा, एक आखिरी विषय जो उच्चतम न्यायालय ने उस समय तय किया था, जो कि नवा मुद्दा है, नवा विषय है, वह ये था कि आपको याद होगा कि उस समय जब नोटबंदी हुई तो आपको अपने नोट जो थे वो बैंकों में जाके जमा कराने थे और उसके बदले में आपको दूसरे नोट बैंकों से लेने थे जो कि प्रचलन में थे, वैसे नोट आपको मिल जाते उसके बदले में। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो सहभागिता थी और जो भागीदारी थी वह कुछ बैंकों की थी, कुछ सरकारी बैंक थे और कुछ निजी बैंक भी थे, किंतु सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स को इनसे अलग रखा गया था। उन्हें यह अधिकार या उनको यह नहीं कहा गया था कि आप भी इसमें भाग कर सकते हैं और जो नागरिक हैं वो आपके यहाँ भी आकर ऐसे नोटों को जमा कर सकते हैं जो बंद कर दिए गए और जो नए नोट हैं वो ले सकते हैं। तो क्या यह एक तरीके से सहकारी बैंकों के प्रति भेदभाव तो नहीं है? तो ये 9 मुद्दे तय किए गए थे उस समय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में, पर उसके अगले 6 सालों तक कुछ हुआ नहीं। और अब हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक संवैधानिक पीठ का गठन किया जिसके सामने यह सुनवाई पुनः आरंभ हुई। एक तरफ भारत सरकार और दूसरी तरफ ये सारे याचिकाकर्ता थे। जो मुख्य याचिकाकर्ता थे विवेक नारायण शर्मा, उसके अलावा 57 और याचिकाकर्ता थे, तो ये सारे एक तरफ थे। तो जैसे ही सुनवाई आरंभ होती है तो भारत सरकार के जो कानूनी प्रतिनिधि हैं उन्होंने सबसे पहले ये विषय उठाया और यह तर्क दिया कि 6 वर्षों के बाद अब इस विषय पर, इस नोटबंदी के विषय पर चर्चा करना या उस पर बहस करना, इसका कोई महत्व नहीं है, इसका सिर्फ शैक्षणिक महत्व है। अंग्रेजी में इसे कहेंगे सिर्फ एकेडमिक इंपॉर्टेंस है, इसका सिर्फ एकेडमिक रेलेवेंस है, सिर्फ शैक्षणिक महत्व है, बाकी इसका कोई महत्व नहीं है। दूसरा, भारत सरकार ने यह भी कहा कि न्यायपालिका को भी इस बात का सम्मान करना चाहिए कि जो कार्यपालिका है यानी जो सरकार है उसके जो कदम हैं आर्थिक नीतियों को बनाने के लिए, ये उसके कदम हैं और इसमें न्यायपालिका को ताक झांक करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दबे स्वर में भारत सरकार ने यह भी कहा। तीसरी बात जो भारत सरकार ने कही वो ये कि हाँ, अगर व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति को इससे हानि हुई है, उसे किसी कठिनाई में उसे वह पड़ गया या उसे कुछ उस समय कुछ असंभव सी मुश्किल सामने खड़ी हो गई इस नोटबंदी की प्रक्रिया के कारण, और अगर वह न्यायालय में आया है और आता है तो व्यक्तिगत तौर पर उसकी सुनवाई की जा सकती है। लेकिन नीति के तौर पर इसकी सुनवाई करना जो है वह एक तरीके से समय बर्बाद करने जैसा है, ऐसा भारत सरकार का कहना था। मुझे आशा है कि यह जो विश्लेषण अभी हमने किया, जो इस पे जो हमने चर्चा की, उससे आपको एक स्पष्टता आ गई होगी कि ये पूरा मुद्दा क्या है और किन मुद्दों पे, इस नोटबंदी से जुड़े किन मुद्दों पर आप आगे चर्चाएं होंगी और न्यायालय में होनी है। और इसके पहले कि मैं इस चर्चा को समाप्त करूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आगे आने वाली चर्चाओं के संबंध में आपको हम सूचना जो है, आपको एक नोटिफिकेशन जा सके। इसके पहले कि मैं अगला वीडियो, अगली चर्चा एक किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर लेकर आऊं जो देश में चल रहे हैं उन विषयों पर, तब तक के लिए आपका हृदय से धन्यवाद इस चर्चा को सुनने और देखने के लिए। और जब तक मैं अगली चर्चा को लेकर आपके सामने आता हूं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद और आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। नमस्ते।